नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडी टू कम्पीट में। और जैसा कि हम लोगों के सिलेबस में संविधान से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक हैं जो कि लगभग 5 नंबर के आएंगे संविधान से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना संविधान की विशेषताएं। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस एक वीडियो के बाद में आपका संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताएं, और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं संविधान की कुछ विशेषताओं को। संविधान में की विशेषताओं में सबसे पहले है यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता इसकी यह है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत जो लिए गए हैं वो इनका जो स्रोत है वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है। इसके बाद तीसरा ये नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि ये कठोर भी है और सरल भी है। इसके बाद चौथा है एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये इसकी विशेषता है। मौलिक अधिकार जो हमको प्राप्त हैं, ये भी एक हमारे संविधान की विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। सार्वभौमिक अधिकार, ये भी हमारी एक संविधान की विशेषता है। इसके बाद संसद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये संविधान की हमारी की प्रमुख विशेषता। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली। इसके बाद पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य। ये इतनी विशेषताएं हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल हैं। इतने पॉइंट, लगभग 12 पॉइंट हैं और ये हमारी संविधान की विशेषताओं में है। अब इनको कुछ डिटेल में जान लेते हैं, जिससे कि जो इनसे एमसीक्यूज बनते हैं, जो भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्लियर हो जाए और कोई भी आपके डाउट न रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले संविधान ये बड़ा क्यों है और विश्व में सबसे बड़ा है तो इसकी विशेषता है, तो आखिर ये क्यों बड़ा है तो जान लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है और ज़्यादातर पूछा भी जाता था अभी तक। तो इस सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसको बनने में क्या समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें हमको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से ये बना है और कितना समय लगा। तो जो संविधान है वो संविधान का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था, उस स्टार्ट होने के बाद इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64,96,000 रुपये, 64,96,729 रुपये लगभग इस पे खर्च हुए। ठीक है। और 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ध्यान रखिएगा, जो बनकर तैयार हुआ था, जो अंगीकृत हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। लेकिन यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान को लागू कर दिया गया। इसके बाद जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में संविधान समय समय पर संविधान में संशोधन होता रहा है, तो अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं और अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं और इसके भाग भी बढ़ गए हैं। तो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां और लगभग 475 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। और जो संविधान का निर्माण है वो सबसे पहले जो भारत कैबिनेट मिशन योजना थी 1935 उसके अनुसार किया गया। और संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य थे और संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। और जो लोग बार बार पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और पीडीएफ में केवल जो मैं ये आपको जो मैटर आपको स्लाइड में दिख रहा है, यही मैं स्लाइड आपको पीडीएफ में बना के भेज दूंगा। लेकिन इससे अच्छा रहेगा कि आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उनको पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। चलिए, इसके बाद भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से ली गई है। जरूर याद रखिएगा कि भारत की जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो भारत के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत हैं, जो इसकी मुख्य विशेषता है, तो उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से
देश हैं जिनमें हम लोगों ने और उन देशों से हमने क्या क्या चीज ली है अपने संविधान में, इनको जानेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये आप जान लीजिए, जो कि इसका एक आंतरिक स्रोत है, ये बाह्य स्रोत नहीं है। बाह्य स्रोत कौन कौन से हैं? बाह्य स्रोत जैसे इंग्लैंड देश है, उसकी हमने संसदीय शासन व्यवस्था जो ली है वहां से ली है। संसद के जो विशेषाधिकार है वो हमने इंग्लैंड से लिए हैं। विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो भी हमने इंग्लैंड से लिया है। और जो विधि निर्माण है वो भी हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके बाद यूएसए से हमने शक्तियों का पृथक्करण, मूल अधिकार, रिट्स, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग जैसी जो प्रावधान है हमारे संविधान वो हमने यूएसए से लिए हैं। इसके बाद सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य और नियोजन को लिया है। कनाडा से हमने विषयों का बंटवारा लिया है। और जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो समय समय पर हम लोग करते हैं संविधान संशोधन। वो हमने कहां से ली है ये प्रक्रिया? ये दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसके बाद आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। इसके बाद जान लेते हैं कि ये आखिर नम्य क्यों है और ये कठोर क्यों है, इसको भी जान लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वो अंशतः नम्य है और अंशतः कठोर है। उसकी वजह यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है आसानी से, लेकिन संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक सामान्य बहुमत से, और एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। तो ये इसकी कठोरता है। जब विशेष बहुमत है और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, तब संविधान में संशोधन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एक कठोरता और है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट विशेषता है हमारी एकल नागरिकता के बारे में हम जानेंगे। आखिर एकल नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता से मतलब है कि पूरे देश में के लिए केवल एक ही नागरिकता का हमारे यहाँ प्रावधान है। जैसा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि राज्यों के लिए अलग नागरिकता की आवश्यकता होगी और देश के लिए अलग नागरिकता की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। लेकिन ये एक संघ है, इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में पूरे संघ के लिए एक ही नागरिकता लागू है। यहाँ राज्य के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और एकल नागरिकता जो है भारत के संविधान भाग 2 में इसका प्रावधान किया गया है, भाग 2 में, जो कि ब्रिटेन से हमने इसको लिया है एकल नागरिकता को। ये अभी हम लोग आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत वाले चैप्टर में उस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार क्या क्या है और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। संविधान के भाग 3 में यह वाद्य योग है, भाग 3 में इसका वर्णन है। और संविधान के द्वारा समस्त नागरिकों को जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान था। जो मूल संविधान था अपना, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तब हमारे पास 7 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इसमें से जो भी एक मौलिक अधिकार कम हुआ है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा मौलिक अधिकार आज की डेट में मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, लेकिन वो मूल संविधान जब बना था तब वो मौलिक अधिकार में शामिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों का प्रावधान है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। ये हम पीछे बात कर चुके हैं इस बारे में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी हमारे मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान है वो दे रखे हैं, 12 से 35 तक, जो कि हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जान लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये तत्व हैं जो कि निर्देश देते हैं, जो नीति है उसके लिए निर्देश देते हैं कि आप इसमें इस तरीके से काम करें। राज्यों के लिए जो भी नीति बनाई जाती है उसके लिए निर्देश देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि यह प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। इसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में तो जानते हैं, सार्वभौमिक अधिकार के बारे में, मताधिकार के बारे में। सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है, ये आप ध्यान रखिए, ये एक मुख्य विशेषता है। भारत के मूल संविधान में जब भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम जो है न्यूनतम एज जो थी वो 21 वर्ष थी। अगर 21 वर्ष के जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उनका वोट बन जाएगा जब वो 21 साल के हो जाएंगे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है कि जो मत देने का जो अधिकार है, जो वोटिंग करने का अधिकार है, वो हमको हमारा संविधान ही देता है कि हम लोग वोट कर सकते। जो भी जिनकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है वो लोग वोट यानी कि मत देने के अधिकार रखते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। अपने यहाँ जो भी अपने यहाँ न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें संसद का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया है हम लोगों ने? ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। ये प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। हमारी न्यायपालिका ना तो संसद के अधीन है, वह एक स्वतंत्र निकाय है जो कार्यपालिका और विधायिका को सजग बनाने के लिए कार्य करती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। अब एकीकृत न्यायपालिका, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो एक पिरामिड संरचना में हम लोग देखेंगे अपनी न्यायपालिका को। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हमारे पास उच्च न्यायालय है, उसके बाद जिला न्यायालय है, उसके बाद ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, और जो उसके बाद है वो उच्च न्यायालय है, उसके बाद जिला न्यायालय है, उसके बाद ग्राम पंचायत। तो जान लेते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है, उसके बाद जो उच्च न्यायालय है वो भारत में 25 है जिनकी संख्या, और जो जिला न्यायालय है वो हर जिले में एक है, और जो ग्राम पंचायत है वो हर गांव में एक है। इस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था कार्य करती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ग्राम पंचायत न्यायपालिका में नहीं आती, हम आपको बता दे रहे हैं न्यायपालिका भी ग्राम पंचायत भी न्यायपालिका के तहत ही आती है, क्योंकि जो भी कुछ 10,000 रुपए तक के जो वाद होते हैं गांव क्षेत्र में, वो प्रधान को एक पंच बनाकर, यानी कि 5 लोगों की कमेटी बनाकर वहां उसको सॉल्व करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए अधिकार क्षेत्र उसको प्राप्त है। यही हमारी एकीकृत न्यायपालिका। उसके बाद जिला न्यायालय है। अगर कोई वाद वहां नहीं निपटता है तो जिला न्यायालय लोग आगे जाते हैं। जिला न्यायालय के बाद अगर हमारा जिला न्यायालय से भी हम लोग संतुष्ट नहीं है, हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग अपनी बात को कहाँ ले आते हैं? उच्च न्यायालय में ले जाते हैं। और अगर उच्च न्यायालय से भी हमको कोई संतुष्टि नहीं मिलती और हमको न्याय नहीं मिलता है, तो हम कहाँ जाते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये सबके लिए व्यवस्था है और निष्पक्ष व्यवस्था है, इसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए ये एकदम स्वतंत्र है। इसके बाद देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली को, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में न्यायपालिका जो है सर्वोच्च होती है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, जबकि हमारे संविधान में क्या सर्वोच्च है? भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है ना? अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। अब संसद को देख लेते हैं। संसद के 3 पार्ट होते हैं। भारतीय संसद के 3 पार्ट हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अपने यहाँ टॉपिक है संसदीय कार्य
प्रणाली के बारे में, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहीं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ केवल एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि हमारी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है, और उनको समझते चले हम लोग, इसलिए मैं इतना आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है 3 स्तर पे। तो अच्छा, एक चीज जान लीजिए, त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है वो पूरे विश्व में भारत एकलौता राज्य, एकलौता देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। बाकी सब जगह 2 स्तरीय शासन प्रणाली है, और अपने यहाँ केवल पूरे विश्व में हमारा एक ऐसा देश है, भारत देश, जहां त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, और कौन कौन कैसे कैसे है वो हम जान लेते हैं। भारत की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले केंद्रीय शासन होगा, इसके बाद राज्य शासन जो कि स्टेट लेवल पे होता है, और ये केंद्रीय शासन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा होता है पंचायत शासन जो कि गांव लेवल पे यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। तो ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अपने यहाँ लागू है, और इसी को शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। ये 3 स्तर पर बटी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग और जानेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य, जो कि एक मुख्य विशेषता है हमारे देश की, कि हमारा राज्य, हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष एक देश है। यानी कि भारत की भारत में जो है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, और भारत में जितने भी लोग, जितने सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए हमारा जो एक राज्य है ये एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। लेकिन भारत की जब मूल प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या भारत की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द था? नहीं था। इस शब्द को कब जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ये मैं बता चुका हूं आपको, फिर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, और आप लिख भी सकते हैं। भारत निरपेक्ष का मतलब भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, और भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ये इसका पंथ निरपेक्ष इसकी एक विशेषता है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। मौलिक कर्तव्य जैसे कि हमारे यहाँ मूल संविधान के बाद कुछ संशोधन हुए, तो उनके जगह समय समय पर कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई। तो मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े गए। जानते हैं कब जोड़े गए? ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको सम्मिलित किया गया था। और कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये चीज आप जान लीजिए, जब कभी ये कैपिटल A लिखा हो तो आप समझ लीजिए ब्रैकेट में, तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। अगर कहीं आप अनुच्छेद वगैरह या भाग वगैरह पढ़ते हैं तो आप ये जान लीजिए कि इसमें ये अमेंडमेंट किया गया है, ये इसको बाद में जोड़ा गया है। कैपिटल A का मतलब यही है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं, ये हम लोग पीछे ही बात कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बता दिया है कि ये मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी संविधान की, और इस एक वीडियो के बाद आपके शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो इनसे आपको कवर ना हो जाए। फिर भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो मेरे आने वाले वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने के लिए। ऐसे मैं सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा, धीरे धीरे मैं तो बना रहा हूं और धीरे धीरे आपको सामने आपके ला रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते रहिए, मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।